नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लालबाग विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूं अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि का भाग 3। इसमें हमें ईंधन क्या है ये समझना है, ऊष्मीय मान एवं ज्वलन ताप किसे कहते हैं ये देखेंगे और ऊर्जा संकट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि ईंधन क्या है। ईंधन कुछ नहीं, एक प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ है जो कि प्रतिक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करता है। लेकिन शर्त यह है कि इस ऊष्मा का उपयोग करके हम कोई कार्य कर पाए। तो जो भी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ प्रतिक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है जिसे हम किसी कार्य में लगा सके, ऐसे पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। तो बहुत आसान है। तो कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ जो प्रतिक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न कर पाए एवं उस ऊष्मा का उपयोग किसी कार्य को करने में किया जा सके, ऐसे पदार्थ को ईंधन कहते हैं। तो अगर ईंधन समझ गए हैं तो अब ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है वो समझना है। ईंधन का ऊष्मीय मान कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि कोई भी पदार्थ जो कि ईंधन है उसको हम जब जला रहे हैं तो उसमें से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, जो ऊष्मा हमें मिल रही है, याद रखिए ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई, कार्य की इकाई और ऊष्मा की इकाई। ठीक है, कौन सी वाली? एसआई इकाई। सारे के सारे क्या हैं? ये सब जूल है। ठीक है, तो क्योंकि जो ऊर्जा है उसी का रूपांतरण ऊष्मा में होता है और कार्य में होता है, या तो फिर ऊर्जा से डायरेक्ट ही कार्य में रूपांतरित होता है। मतलब ऊर्जा से ही ऊष्मा आती है, और क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, जिस तरह से प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है, तो इसलिए सबकी इकाई क्या है? जूल है, एसआई इकाई। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ईंधन का ऊष्मीय मान, कोई भी ईंधन आप अगर उसे जलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा उत्पन्न होने की क्षमता को, जो क्षमता है किसी ईंधन की ऊष्मा उत्पन्न करने की, उसे ऊष्मीय मान द्वारा दिखाया जाता है। आप कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि आप किसी भी ईंधन को मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोयला। ठीक है, कोयले का 1 ग्राम अगर आपने जलाया तो आपको कितनी जूल ऊर्जा मिली? तो 1 ग्राम कोयला जलाने पर कितनी जूल ऊर्जा मिली है, वो जितना भी जूल मिला है, मान लेते हैं आपको Q जूल ऊर्जा मिली है, तो ये जो Q जूल है यही कोयले का ऊष्मीय मान है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि कोयले की जगह पे आपने कोई और एक ईंधन जलाया, कोई भी एक और ईंधन। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ईंधन के लिए मान लेते हैं, चारकोल तो कोयले का ही एक रूप है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एक ठोस पदार्थ जो कि ऊर्जा के रूप में हम जला रहे हैं। ठीक है, तो कोई लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जो कि अभी तक कोयला बना नहीं है। तो लकड़ी का टुकड़ा अगर उसका 1 ग्राम आप जलाए और जलाने पर कुछ जितनी भी जूल की ऊर्जा निकली है, ठीक है, मान लेते हैं Q जूल की ऊर्जा, क्योंकि कोयले जितनी ऊर्जा तो लकड़ी का टुकड़ा निकालेगा नहीं, क्योंकि कोयले को बहुत साल लगे हैं लकड़ी से कोयला बनने में, और कोयले का टुकड़ा उसमें तो अभी वो बात आई ही नहीं है। उसके अंदर जो कार्बन है वो उतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो इसलिए 1 ग्राम लकड़ी का टुकड़ा अगर आप उसको जलाएंगे तो उतनी मात्रा में ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन
उसका 1 ग्राम जितनी भी ऊर्जा देगा वही उसका क्या है, ऊष्मीय मान है। तो आप देख रहे हैं कि कोयले का ऊष्मीय मान लकड़ी के टुकड़े के ऊष्मीय मान से तो अधिक है। तो बात सीधी सीधी है कि किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम जला के आपको जितनी ऊर्जा मिल रही है वही उस ईंधन का ऊष्मीय मान है। और यह भी बात यहां से साफ हो गई कि अलग अलग ईंधन का ऊष्मीय मान अलग अलग होता है। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग ईंधन अलग अलग तरीके से ऊष्मा उत्पन्न करेगा। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे अगर पेट्रोल को ले लें, पेट्रोल, अब पेट्रोल तो ठोस पदार्थ है नहीं, पेट्रोल तरल पदार्थ है। तो तरल पदार्थ है तो हम एक काम करते हैं उसके आयतन को लेते हैं, उसके आयतन मतलब 1 घन मीटर आयतन को लेते हैं। अब पेट्रोल के 1 घन मीटर आयतन को लेंगे तो मान लेते हैं कि A जूल ऊर्जा उत्पन्न हो गई, ठीक है। और केरोसिन ले लेते हैं और केरोसिन का भी आयतन ही लेंगे। क्यों? क्योंकि केरोसिन एक तरल पदार्थ है, ठोस होता तो उसकी मात्रा ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग सोचते हैं कि अगर ठोस है तो उसकी मात्रा ज्ञात करना ज़्यादा आसान है, तरल है तो उसका आयतन ज्ञात करना ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से अगर केरोसिन का 1 घन मीटर हम जलाएं तो स्मॉल a जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि केरोसिन का 1 घन मीटर जितनी ऊष्मा पैदा कर रहा है, पेट्रोल का 1 घन मीटर उससे कहीं ज्यादा ऊष्मा पैदा कर रहा है, ठीक है। तो यही इन दोनों की मतलब a जूल जो हो गया वो पेट्रोल का ऊष्मीय मान है और स्मॉल a जूल केरोसिन का ऊष्मीय मान है। तो इन दोनों का भी ऊष्मीय मान अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि किसी ईंधन की ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता को ऊष्मीय मान द्वारा व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं मैंने आपको उदाहरण द्वारा दिखाया। और भिन्न भिन्न ईंधन का ऊष्मीय मान भी भिन्न भिन्न होता है, यह भी मैंने आपको समझाया। तो परिभाषा क्या है ऊष्मीय मान की? बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाया था उसी को शब्दों में व्यक्त कर दीजिए कि वह ऊष्मा, ठीक है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था Q जूल जो पेट्रोल ने बनाया था, ये वाला मान पेट्रोल का ऊष्मीय मान है। तो हम ऊष्मा की बात कर रहे हैं, वो ऊष्मा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम या 1 घन मीटर आयतन मतलब 1 ग्राम मात्रा या 1 घन मीटर आयतन को वायु में पूर्णतः जलाने पर मिलता है, उसे दिए गए ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी वस्तु लीजिए, उसका 1 ग्राम लीजिए, उसको हवा में पूरी तरह से जला दीजिए, जितनी भी ऊष्मा आपको मिलेगी, मान लेते हैं x जूल ऊष्मा आपको मिली है, तो ये x जूल ही उस ईंधन का मतलब जो ईंधन आपको दिया गया है उस ईंधन का ऊष्मीय मान हो गया। अगर आपको तरल ईंधन दिया गया है तो उसका 1 घन मीटर पूरी तरह से हवा में जला दीजिए, और अगर आपको उसको जलाने के बाद y जूल की ऊष्मा मिलती है तो ये y जूल जो है वो दिए गए ईंधन का ऊष्मीय मान हो गया। तो इस तरह से ऊष्मीय मान क्या है हमने समझ लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊष्मीय मान की इकाई और उसका महत्व क्या है। इकाई की बात करते हैं। हमने 2 तरह से ऊष्मीय मान को देखा। एक तो वस्तु के मात्रा को लिया, जैसे कि 1 ग्राम अगर जलाते हैं तो कितनी जूल ऊष्मा पैदा होती है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिया था? हमने आयतन लिया था। तो 1 घन मीटर अगर जलाएंगे, 1 घन मीटर अगर जलाएंगे तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो कितनी जूल ऊष्मा इधर 1 ग्राम जलाने पर, 1 घन मीटर जलाने पर कितनी ऊष्मा? तो इस हिसाब से अगर हम इकाई को देखें तो कितनी जूल प्रति ग्राम को जलाने पर उत्पन्न हो रही है वो उस वस्तु का ऊष्मीय मान हो गया। तो कितना जूल मिला हर 1 ग्राम को जलाने पर, हर बार 1 ग्राम को जलाने पर हमें कितनी ऊष्मा मिल रही है, तो जूल प्रति ग्राम, ये हो गई इकाई। ठीक उसी तरह से हम कितना जूल हमें ऊष्मा मिल रही है हर यहां पे इसका पावर -1 नहीं होगा, नीचे बैठाया है तो वो -1 नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर
हर बार कितना जूल मिल रहा है 1 घन मीटर को जलाने पर। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे जूल प्रति ग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको जूल प्रति क्यूबिक मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मीटर क्यूब यानी घन मीटर नीचे से अगर ऊपर लिखना चाहे तो मीटर के एम के ऊपर का पावर माइनस में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जी के ऊपर का पावर माइनस में आ जाएगा अगर जी को आप नीचे से ऊपर लेके गए तो। इंडिसेस है, आपने क्लास 9 के मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऊष्मीय मान की इकाई समझ में आ गई। इसका महत्व क्या है? कुछ नहीं, कोई भी ईंधन लीजिए, उसका ऊष्मीय मान कितना है देखिए। जिस ईंधन का ऊष्मीय मान जितना ज्यादा वह उतना अच्छा ईंधन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कम मात्रा में जलने पर ही हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए पेट्रोल अगर आप देखेंगे तो वो लकड़ी की तुलना में या कोयले की तुलना में उसको ज्यादा अच्छा ईंधन माना जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का अगर आप 1 ग्राम लेके जलाएंगे तो वो लकड़ी के 1 ग्राम जलने से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। तो इसलिए ऊष्मीय मान का महत्व यह है कि जितना बड़ा ऊष्मीय मान होता है उतना ही अच्छा ईंधन वो माना जाता है। तो ठोस या तरल ईंधन के लिए ऊष्मीय मान की इकाई क्या है? तो आपने ठोस या तरल ईंधन लिया तो ऊष्मीय मान आप किस तरह से ज्ञात करेंगे? जूल प्रति ग्राम इस हिसाब से ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि ठोस या तरल होता है तो आपको उसको ग्राम में मात्रा निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन आप सोचिए अगर आपको गैसीय ईंधन दे दिया गया तो उसकी मात्रा आप ना निकाले, उसका आयतन देख ले कि वो कितने घन मीटर में को घेरे हुए हैं। तो उसी का 1 घन मीटर आप जलाएंगे और कितना जूल आपको मिलेगा उस हिसाब से उसका ऊष्मीय मान आ जाएगा। तो किलो कैलोरी प्रति घन मीटर, यहाँ पे कैलोरी द्वारा मतलब ये अगर सीजीएस में दिखाएं तो ऊष्मा की इकाई जो है वो कैलोरी है। तो किलो कैलोरी द्वारा दिखा दिया गया है। तो किलो कैलोरी प्रति घन मीटर अगर आप गैसीय ईंधन के बारे में देखते हैं तो इस तरह से उसकी इकाई को देखा जाता है। ठीक है, तो जूल एसआई इकाई है और कैलोरी सीजीएस इकाई है, तो इसलिए वो किलो कैलोरी यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, गैसीय ईंधन के लिए इस तरह से देखते हैं। तो अब महत्व क्या है? जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ईंधन का ऊष्मीय मान जितना अधिक होता है उस ईंधन को उतना अच्छा माना जाता है। क्योंकि अधिक ऊष्मीय मान का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि ईंधन का अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यही महत्व है। ठीक है, तो अब ऊष्मीय मान समझ लिया है तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे ज्वलन ताप। ठीक है, ज्वलन ताप क्या है? कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऊष्मीय मान और ज्वलन ताप दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप कोई भी वस्तु लीजिए, मान लेते हैं कि ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। ठीक है, और अब इसको गर्म कीजिए। इसको गर्म करते हुए आपको देखना है कि अब जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, मतलब आप इसको ऊष्मा दे रहे हैं या ऊर्जा इसमें भेज रहे हैं, तो इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि शुरुआत में 25 डिग्री था, 25 डिग्री सेल्सियस था, फिर धीरे धीरे बढ़ते 26, 27, 28 इस तरह से बढ़ रहा है। कोई एक तापमान ऐसा आएगा, मैं मान लेता हूं 80 डिग्री सेल्सियस। कोई एक तापमान ऐसा आएगा जिसमें इसमें ज्वलन होना शुरू हो जाएगी, मतलब आग लग जाएगी। इस तरह से तापमान बढ़ते बढ़ते, तो जो तापमान न्यूनतम है, मतलब जिस न्यूनतम तापमान पे इस वस्तु पर आग लग जाएगी, इसका जलना शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग ज्वलन तापमान बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, क्या मैं बी वस्तु में जो ऊष्मा दूंगा तो वो भी क्या मान लेते हैं हमारा शुरुआती तापमान दोनों के लिए 25 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हैं उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर ये तो ए और बी दोनों ही शुरुआत में तो 25 डिग्री सेल्सियस पर थे, अब इसको भी ऊष्मा प्रदान की जा रही है तो ये भी धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी, 26, 27, 28 इस तरह से। लेकिन क्या ये भी 80 डिग्री सेल्सियस में जलना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं होता है। मान लेते हैं कि ये 80 डिग्री सेल्सियस में ना जलकर ये 90 डिग्री सेल्सियस में इसका जलना शुरू हो जाता है। तो 90 डिग्री सेल्सियस इस वस्तु के लिए वह न्यूनतम तापमान है जिसमें
इसमें आग लगती है। तो ये जो 90 डिग्री सेल्सियस है ये इस वस्तु का ज्वलन ताप हो गया। तो ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का न्यूनतम तापमान जिस पर वह वस्तु जलना शुरू कर दे उसे हम उस वस्तु का न्यूनतम तापमान कहते हैं। तो जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस तापमान को पदार्थ का ज्वलन तापमान कहते हैं। ठीक है, मैं वस्तु बोल रहा था, आप उस वस्तु को मतलब वस्तु मत बोलिए, वो पदार्थ है। ठीक है, जैसे कि आप पदार्थ कैसे, पदार्थ मतलब लकड़ी हो सकता है, दूसरा पदार्थ क्या हो सकता है? पेट्रोल हो सकता है, तीसरा पदार्थ क्या हो सकता है? केरोसिन हो सकता है। ठीक है, तो वस्तु गलत शब्द है, पदार्थ बोलिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए लकड़ी के बहुत सारे वस्तु बन सकते हैं, टेबल, चेयर, कुर्सी, है ना, अलग अलग, पेंसिल। ठीक है, तो वस्तु बोलना वो सही नहीं है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो इसलिए पदार्थ बोलिए, वस्तु मत बोलिए। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ उसको आप गर्म करना शुरू कीजिए तो जो भी न्यूनतम तापमान होगा जिसमें वो जलना शुरू करे उसी को आप ज्वलन तापमान कहेंगे। तो इस तरह से ज्वलन तापमान क्या है वो भी सीख लिया, ऊष्मीयमान की इकाई क्या है वो देख लिया, महत्व क्या है वो समझ लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि विभिन्न ईंधन की ऊष्मीयमान की तुलना क्या है। तो यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं करना है, आप बस इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ईंधन की प्रकृति, ईंधन इस तरह से ठोस हो सकता है, इस तरह से ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ठोस में क्या क्या ईंधन हो सकता है? गोबर के जो उपले बनते हैं वो, लकड़ी का जो कोयला जिसको हम लोग चारकोल कहते हैं, और कोयला खुद, ये सारे के सारे ठोस ईंधन में पाए जाते हैं। और भी हैं लेकिन हमें सिर्फ उदाहरण समझना है। ठीक है, अब तरल में जो ईंधन हो सकते हैं वो क्या है? अल्कोहल है, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है। आगे गैसीय ईंधन कौन कौन से हैं? बायोगैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि हमारे सिलेंडरों में घर तक लाया जाता है, खाना पकाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो चार्ट है इसको आप याद मत कीजिए, बस समझना ये है कि इन सभी ईंधन में अपना अपना ऊष्मीयमान होगा। गोबर का उपला है तो उसका ऊष्मीयमान अलग होगा, लकड़ी है तो उसका ऊष्मीयमान अलग होगा। तो देखना यह है कि ये ऊष्मीयमान सबका किस प्रकार से है। तो आप देखेंगे कि गोबर का जो उपला है उसका ऊष्मीयमान सबसे कम है। देखिए ये जो एरो है ये ऊपर सबसे पतला है और जितना ये नीचे नीचे जा रहा है उतना ये चौड़ा होता जा रहा है। मतलब क्या हो गया? जो ऊष्मीयमान है वो नीचे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप इस एरो को इस तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब समझ में आता है कि अल्कोहल की तुलना में डीजल का ऊष्मीयमान ज़्यादा अच्छा है। मतलब डीजल एक ईंधन के रूप में ज़्यादा अच्छा आपको उपयोग में आएगा अल्कोहल से। डीजल से और अच्छा केरोसिन आएगा, केरोसिन से और अच्छा पेट्रोल। फिर आगे और चलेंगे तो बायोगैस और अच्छा आपको ऊष्मीयमान देगा, एलपीजी उससे भी अच्छा, और सबसे अच्छा क्या देगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर बात आती है कि फिर हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो उसकी परेशानी ये है कि हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन विस्फोटक पदार्थ है, तो उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जो हमें उपकरण की आवश्यकता होती है वो हम साधारण जीवन में वो उपकरण अगर इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें बहुत महंगी हो सकती है। तो इसलिए हाइड्रोजन का भंडारण यानी हाइड्रोजन को एक जगह पे जमा करना आसान नहीं है। ठीक है, भंडारण मतलब एक जगह इकट्ठा करना। जैसे कि एलपीजी गैस आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको सिलेंडर में इकट्ठा करते हैं, तो हाइड्रोजन को भी अगर इस्तेमाल करना है तो उसको कहीं पे इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में नहीं होता है। लेकिन कहाँ होता है? क्योंकि इसका ऊष्मीयमान बहुत अच्छा है और ये बाकी सब ईंधनों से बहुत अच्छा ये ऊष्मा बनाता है, कार्य करता है। तो इसलिए अंतरिक्ष यानों में
इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये अंतरिक्ष यानों में एक गैस होती है हाइड्रोजन, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद उच्च ताप उत्पन्न करने वाले कुछ ज्वालकों में उपयोग होता है। ज्वालकों मतलब जैसे कि मान लीजिए वेल्डिंग का काम है, तो वेल्डिंग के काम में भी जो उच्च तापमान होता है उसमें हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल घरेलू ईंधन में तो नहीं हो सकता, लेकिन कहाँ होता है, अंतरिक्ष यानों में या तो फिर उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में। तो ये हमने समझ लिया है। तो अब देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन के बारे में आपने सुना होगा, तो पढ़ा भी होगा इसके पहले। तो बहुत आसान चीजें हैं, जितने भी पेड़ पौधे, जानवर, इनके जो अवशेष होते हैं, इनके जितने अवशेष होते हैं ये धरती के नीचे दब जाते हैं, ठीक है। धरती के नीचे दब गए, अब वहां पे बहुत ज्यादा दबाव और तापमान इनको मिलता है। ऐसा होने पे होता ये है कि जितना ज़्यादा दबाव और तापमान मिलेगा, इनके अंदर की जो नमी है वो धीरे धीरे चली जाती है, निकल जाती है, और पीछे रह जाता है प्रचुर मात्रा में कार्बन, ठीक है। कार्बन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपस में इकट्ठा होके जमा हुआ रहता है। तो जितना समय जाएगा उतने उस हिसाब से पेड़ पौधे या जानवरों के अवशेष बदल जाते हैं, या तो वो कोयला बन जाएगा, और देर हुई तो वो तरल पदार्थ पेट्रोलियम में बदल जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल मतलब जो खनिज तेल है वो, अब उसको फिर रिफाइन करके वहाँ से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये खनिज तेल ये बन जाता है, तो पेट्रोलियम, सॉरी, हालांकि कोयला भी पेट्रोलियम ही कह सकते हैं इसको। तो पेट्रोलियम जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि खनिज तेल की बात हो रही है। तो इस तरह से कोयला, खनिज तेल ये बन गया, या तो फिर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस बन जाता है। तो इस तरह से समय काल कितना वो बिता रहा है धरती के नीचे, कितना दबाव तापमान उस पर आ रहा है, उस हिसाब से वो अलग अलग तरीके के ईंधन में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, एक ही चीज़ सब में एक समान है, और वो ये है कि इनमें से नमी और बाकी के जितने भी पदार्थ है वो निकल जाने के बाद पीछे कार्बन का एक बहुत प्रचुर मात्रा में कार्बन जमा हुआ रहता है, जिसके कारण से ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। अब ध्यान रखिए कि ये जो पेड़ पौधों के अवशेष से कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ या तो फिर प्राकृतिक गैस ये बनने की प्रक्रिया हजारों मतलब लाखों सालों तक होती है, उसके बाद बदलता है, ठीक है। तो ये बनने में, ये तैयार होने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं कि आप पेड़ पौधे, जानवरों को के अवशेष को धरती के नीचे रख देंगे और 10-12 साल बाद वहाँ से पेट्रोल निकल आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो लाखों साल लग जाते हैं उसको बनने में। तो पेड़ पौधों तथा जानवरों के अवशेष धरती के नीचे उच्च दबाव तथा तापमान में ऑक्सीजन रहित विघटन के कारण जो उच्च ऊष्मीय मान युक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष धरती के नीचे दब गए। धरती के नीचे दब गए मतलब वहाँ पे तो अब हवा तो नहीं पहुँच रही है, तो बिना ऑक्सीजन के वो लोग वहाँ पे विघटित होंगे, टूटेंगे, छोटे छोटे भागों में विघटित होंगे। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन रहित वो विघटन होगा उनका। और ऐसा करने पे वो जो भी पदार्थ में बदलेंगे, उस पदार्थ का ऊष्मीय मान बहुत ऊंचा होगा, तभी तो वो एक अच्छा ईंधन कहलाएगा। और इसलिए ऐसे पदार्थों को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जानवरों और पेड़ पौधों के अवशेष से ये ईंधन हमें
मिला है, तो इसलिए जीवाश्म ईंधन। तो ये हो गया जीवाश्म ईंधन। कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, यह जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं, हमें पता है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अब ये अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? मैंने अभी आपको समझाया कि जो भी जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष हैं, ये ईंधन में रूपांतरित होने में लाखों करोड़ों साल लगाते हैं। तो अगर ऐसा है और ज़मीन के नीचे के ये पदार्थ अगर हम निकाल निकाल के इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो जो भंडार है उसका वो ख़त्म होता जाएगा और हमारे जीवन काल में तो फिर ये बनने नहीं वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे लिए इनका इस्तेमाल करने का मतलब है कि धीरे धीरे ये खत्म हो रहे हैं, मतलब ये फिर से बनाए नहीं जा सकते। अनवीकरणीय मतलब इनको नए रूप में फिर से बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए अ लग गया है नवीकरणीय के सामने। तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं। स्रोत मतलब कहाँ से, उत्स, कहाँ से वो मिल रहा है हमें। तो ये स्रोत जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है मैंने आपको समझा दिया। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं, ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनकी लगातार खपत से इन स्रोतों के भंडार के समाप्त होने की आशंका होती है। तो आप लगातार इनको इस्तेमाल करेंगे तो जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का भंडार है वो समाप्त हो जाएगा। तो जितने भी ऐसी ऊर्जा है जिनका भंडार समाप्त होने की आशंका होती है, आप अगर उसको लगातार इस्तेमाल करते रहें तो ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनकी लगातार खपत होने पर भी इन स्रोत के भंडार का समाप्त होने का कोई डर नहीं होता है। हम लोग बात करेंगे हमारे अगले भाग में कि ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमने सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा क्या है वो समझ लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊर्जा संकट किस प्रकार से तैयार हो रहा है। तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऊर्जा संकट, आप अनवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो इतना कम हो जाएगा कि वो संकट में आ सकते हैं। इसलिए हमें सोच समझ के ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा की लगातार खपत के कारण समाप्त हो जाएंगे, ये तो हमें पता है। जीवाश्म ईंधन मनुष्य के लिए अनवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये भी हमें पता है कि जीवाश्म ईंधन ही हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो पेड़ पौधों तथा जानवरों के अवशेष का धरती के नीचे जीवाश्म ईंधन में रूपांतरण होने में लाखों साल लग जाते हैं, ये भी हमें पता है कि पेड़ पौधे, जितने जानवर हैं, ये अवशेष जीवाश्म ईंधन में बदलेंगे, लेकिन बदल तो जाते हैं लेकिन वो बदलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अतः एक बार जीवाश्म ईंधन का भंडार समाप्त होने पर उनके लिए फिर से बनने का समय काल मानव जीवन काल की तुलना में बहुत अधिक होता है। हमारा जीवन काल जितना है उससे तो कई ज़्यादा समय बीत जाएगा जीवाश्म ईंधन बनने में। तो अगर ऐसा है, हमने ख़त्म कर दिया, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी? यही कारण है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी ऊर्जा का उपयोग कर पाए। तो ये जो ऊर्जा संकट है, ये जो मतलब सिचुएशन है, इसको हम लोग ऊर्जा संकट कहते हैं। ये जो चीज़ हो रही है कि हम लगातार ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिससे हमारा जो भंडार है वो ख़त्म हो रहा है। तो ऊर्जा संकट को रोकने का उपाय क्या है? बहुत आसान उपाय है, आपने पहले भी सुना होगा। क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने के लिए जितना हो सके हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करने के लिए सार्वजनिक वाहन चलाएंगे, या तो फिर जहां हो सकता है साइकिल से हमें जाना संभव है तो साइकिल का प्रयोग करेंगे। तो इनका अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। ठीक है, जो ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है उसका, जैसे कि सौर कुकर, सोलर कुकर, सूर्य की ऊष्मा से गर्मी लेकर ये कुकर खाना बना देती है। तो सूर्य की ऊर्जा तो हम लोग जितना भी हम लोग उसको ले तो वो तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो ऊर्जा तो आ ही चुकी है, तो उसको इस्तेमाल कीजिए।
तो सौर कुकर, सोलर कुकर, या तो फिर सौर हीटर, मतलब सोलर हीटर। सोलर हीटर सूरज की ही गर्मी से हम एक उपकरण बना लेते हैं जो कि और ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करती है किसी जगह पे ठंड जगह को गर्म करने के लिए, तो इसलिए सोलर हीटर इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अलग से डीजल पेट्रोल जलाकर हम खाना पकाना, एलपीजी जलाकर खाना पकाना, या तो फिर ऊर्जा का इस्तेमाल करके हीटर जलाना, ये ना करके हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। आगे, ऊर्जा के अपव्यय से बचना चाहिए, मतलब ऊर्जा का उसको बेकार में नष्ट नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, आप किसी रूम में बैठे हैं, अचानक से आप वहाँ से उठ के निकल गए तो पंखा लाइट बंद कर दीजिए। ठीक है, जहाँ पे आवश्यकता हो, जब आवश्यकता हो तभी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, तो बेकार में उसको नष्ट मत कीजिए। तो टीवी चल रहा है, अगर आपको देखने का मन नहीं है तो आप मोबाइल में लगे हुए हैं, आप टीवी को बंद कर दीजिए, बेकार में ऊर्जा की खपत मत कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से गैस की खपत कम करने के लिए खाना उचित आकार के बर्तन में पकाना चाहिए। आपने बहुत बड़ा बर्तन ले लिया, उसमें बहुत कम मात्रा में खाना पका रहे हैं, तो जो खाना पकने के लिए जो गर्मी होती है वो पहले तो बर्तन को गर्म करती है, उसके बाद उस बर्तन में रखे खाने को गर्म करेगी। तो अगर बर्तन ही आपने बड़ा ले लिया तो वो बर्तन गर्म होने के लिए जो ऊर्जा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेकार में ही नष्ट हो रही है। तो उससे अच्छा है कि छोटा बर्तन लीजिए जो कि आपके खाने की मात्रा के हिसाब से हो। ठीक है, अब आगे, और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कुकर में दबाव ज़्यादा होता है, और दबाव ज़्यादा होता है तो जो तापमान चाहिए वो उससे कम तापमान में ही ये हमारा खाना पकने लगता है। तो इसलिए क्या होगा, अगर हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा गैस की खपत कम होगी, तो इसलिए जल्दी पकता है, तो इसलिए वहाँ पे भी हमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए। जानवरों तथा पेड़ पौधों से प्राप्त वर्ज्य पदार्थ से उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में यथासंभव करना चाहिए। तो जानवर है, पेड़ पौधे हैं, इनके जो वर्ज्य पदार्थ है इनसे बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस प्लांट की बात करेंगे हम अगले क्लास में, तो वहाँ पे देखेंगे किस तरह से बायोगैस बनता है। यहाँ पे आप संकट को कैसे रोकें, तो वो जो बायोगैस हमने जानवरों के वर्ज्य पदार्थ से बनाया है और पेड़ पौधों के वर्ज्य पदार्थ से बनाया है, उसको हम लोग हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके हमारा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा भाग 3 जो है पर्यावरण के प्रति अभिरुचि का, ये ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगले क्लास तक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।